मखसूस मतानत और इस्तेहकाम आमेज़ अंदाज में अपने ख़यालात का साफ गोई से गोश गुजार करते उसने पहलू से उसका हाथ उठाकर आगे को किया तो उसकी निगाहों के ताक़ुब में देखते वो अपनी जगह दंग सा रह गया। इस पर कुछ लगा ले, रहमत की नज़र पड़ गई तो परेशान हो जाएगी वो। उसी के हाथ में सुरखोरा झुलसा हाथ धरता वो मुड़कर दरमियानी दरवाजे से दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। उंगली में सोने पर सिसकारी खारिज करते उसने हथेली का वो हिस्सा देखा जो लाल भभूका हो रहा था। गालबन मुकद्दस का हाथ जलाते जली रोटी का भाप लग गया था जो कि वो उसकी फिक्र में महसूस ही नहीं कर पाया। सर झटकता वो बदर की हिदायत पर अमल करने कबर्ड की तरफ बढ़ा और बरनौल निगाह कर झुलसी हुई जिल्द पर लगाते गूंगू की कैफियत में कॉटेज से निकल गया। शहरी दिल की वारदात भी कितनी अजीब चीज़ है ना। बड़े बड़े जख्म की परवाह ना करने वाला हरीफजादा आज मामूली सी झुलसी हुई जिल्द पर मरहम लगा रहा था, लेकिन अपने लिए नहीं, उसके लिए। वो फिक्रमंद और परेशान ना हो जाए। गोया उस ज़माने की हर रिवायत से बगावत का हलफ उठा चुका हरीफजादा उस अजीज़ मन के लिए अपने असूलों से इन्हिराफ करता शायर के इस हसीन अदा पर पेश किए शेर की अक्कासी कर रहा था। तेरे ख्याल को इतना ख्याल है हमको कि अपना ख्याल भी हम तेरे ख्याल से रखते हैं। आदाबे मेज़बानी में लात घूंसे गन बारूद और रूह तक दहशत उतार देने वाली धाड़ पेश करने वाले हरीफजादे ने पहली बार मेहमान के लिए एहतमाम किया तो जवाबन मेहमान समेत खुद जोजा साहिबा की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि जितने लवाजमात उसने मुलाजिम को दौड़ाकर झटपट मुलाजमा के हाथों दूसरे रूम में भिजवाए थे उससे कम अज़ कम भी 10 लोगों का आराम से पेट भर सकता था। और ऐन तवक्को के मुताबिक जवाबन बदर ने मुकद्दस का खूब रिकॉर्ड लगाया। भाई बस कर देना अब। इन्हें नहीं पता था कोई अमूरे खाना में PhD थोड़ी की है इन्होंने, लेकिन इतना सब तो देख कर लग रहा है कि की है। बदर की हंसी एक मर्तबा फिर बेकाबू थी। भाई हम बता रहे हैं, हम अब्बा से आपकी शिकायत लगा देंगे, उसने धमकी दी। अच्छा लेकिन क्या कहेंगी? उसकी आंखें चमक रही थी। यही कहेंगे कि भाई नफ्सियात में नहीं मिजाह में डिग्री लेकर आए हैं, लिहाजा आपका इतने सालों का इंतज़ार रहेगा गया। वो नाक चढ़ाकर नरोठेपन से बोली। उस वक्त वो कोई समझदार बुरदबार दुनिया को देखने और दिखाने का मुख्तलिफ नज़रिया रखने वाली मुकद्दस बिन्ते ज़का नहीं, बल्कि फ़कत रहमत अपने भाई, अपने बचपन के इकलौते दोस्त की बहन और दोस्त थी। सो ढूंढने से भी उसकी शख्सियत के उस पहलू की रमक उसमें मफकूद थी। और आपके मौसूफ ने किस चीज़ में डिग्री ली है? वो बतदरीज उसे सुलगा रहा था। वैसे ये तमाम देख कर हम कह सकते हैं उन्हें जानवरों की साइकोलॉजी में खासी महारत हासिल है, तभी तो बोलते भी कम हैं और खाना भी उनकी खुराक के हिसाब से लाए हैं। उसके जवाब ना देने पर वो मज़ीद तंग करने पर मुसिर हुआ और इंसानी साइकोलॉजी की माहिर चुप ही नहीं होते। वो खफगी जता गई तो एक मरतबा फिर बदर का कहकहा बेकाबू हुआ। फिर ना ख़त्म होने वाली बातों का सिलसिला एक मरतबा फिर चला तो चलता ही गया। वापसी से कबल बदर ने उसे साथ चलने का कहा तो वो जवाब देने की बजाय दूसरे रूम में किसी काम से आए दिलावर के पास चली आई। सुनिए। वो जैसे उसे सुनने के लिए ही आया था। फ़ौरन उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ तो निगाह सीधा आईना जबीन पर जा चक वो जैसे उसे सुनने के लिए ही आया था। फ़ौरन उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ तो निगाह सीधा आईना जबीन पर जा टकराई। रद्दे अमलन ज़हन के पर्दे पर गुज़िश्ता सब फसूखेज़ लम्हे की जद में हुई गुस्ताखी पूरी जाज़बियत से उभरी तो निगाहों में वही खुमार वापस उतरने लगा जिसे झटकने के लिए तेज़ी से निगाहों का जाविया तेज़ी से बदलता वो मुजतनिब हुआ था। वो भाई चाहते हैं कि हम उनके साथ चलें तो हम उनके साथ चले जाएं। जी। उसके इजाज़त तलब सवाल पर गुज़िश्ता रात की अपनी मनमानी याद कर मदहोशी में झूम रहा दिल हड़बड़ाकर हकीकत में आया। हम जाएं या नहीं? उसके जी से कुछ अखज़ ना करते हुए उसने शफ़ाफ आंखों को हुज्जम से वाह किया। आप जाना चाहती हैं? तनफ़ुस को थाम कर पूछा गया। अगर वो हाँ कहती तो अगली सांस मुहाल होती। वो अभी से महसूस कर रहा था। तेरे जहाँ की तो कुछ खबर नहीं, मगर तुझसा कोई नहीं है हमारे जहाँ में। कल रात ज़ब्त के जिस बंद को तोड़कर उसने जज्बात की चौखट पर एतराफ़ में घुटने टेके थे, उसके बाद उसे बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि ये मनमोहना मुखड़ा, ये दिलबरा सरापा फ़कत उसके लिए एक वजूद नहीं, ज़िंदगी का दूसरा नाम बन चुका है, जिससे दूरी का एहसास रूह फुर्सा था। जाना तो चाहते हैं, लेकिन कसदन लम्हाती तवक्कुफ़ देकर गोया उसने लम्हे में मुकाबिल का सदियों पर मुहित सब्र आजमाया था। लेकिन बेताबी से पूछते वो ज़रा नज़दीक हुआ। लेकिन आप लेकर जाएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब्बा खुश होंगे आपको देखकर। आज थोड़ा काम है, मैं ले चलूँगा आपको फिर। वो बिल्लियों उछले दिल को डपट कर संजीदगी से गोया हुआ। जी। वो इस बात में सर हिलाती मुड़ने लगी कि सूरत से कलाई मुकीद होने पर
हल्का झटका खाकर उसके बाजू से जा लगी। नाराज हो गई आप? वो बहुत फिक्र से पूछ रहा था। उसकी दूरी के ख्याल से मचलता दिल इस फिक्र से आज़ाद हुआ तो अब कमबख्त उसकी नाराज़गी के ख्याल से हरासा हुआ। अगर हमारी हाँ के बदले आप वादा करें कि दूसरे हिस्से की सैर करवाएंगे तो हम थोड़ा सा झूठ बोलने की छूट चाहेंगे। गुलाबी पंखड़ियों की तराश में शरीर मुस्कुराहट दबाए, अंगूठे और शहादत की उंगली से थोड़ा सा इशारा करती, घनेरी पलकें अदाए दिलरुबाई से रोशन आंखों पर मोड़ती वो एक कदम पीछे दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही हैं। शरीफ इंसान तो डर ही सकता है। वो बुड़बुड़ाया, कोई मसला नहीं, दुनिया का हर शरीफ बंदा अपनी बीवी से डरता है। जवाबी महसूस कुन बुड़बुड़ाहट से उसकी समाज से राब करती वो चारों जानिब अपने संदल वजूद की खुशबुएं बखेरती मुड़ गई और मजीद एक कदम उसके करीब होकर अपने अंदर सरशारियों के मौसम आबाद होता हुआ महसूस करता वो मुस्कुरा दिया। पीच कलर के नफीस एम्ब्रॉयडरी वाले लॉन्ग कुर्ते पर उसने नीचे जीन्स डाला था। ब्राउन रेशमी बाल ऊंचे से जूड़े में बड़ी बेपरवाही से लपेटे गए थे। गले में स्टॉलर भी अदम तवज्जोही से झूल रहा था। सितम दिलकश नकूस से मुज़य्यन चेहरे को जूड़े से आज़ाद हुई आवारा लटों का बेबाकी से छूकर अपनी किस्मत पर नाजा होने की फिदाइया अदा सब में वाजे किसी रोमानवी शायर की गज़ल से ख्वाबनाक आंखें जिसमें अजली दुनिया जहान की बेजारी लिए इधर उधर खाली हॉल में घुमा रही थी। वो जब से आई थी कमरे में ही बंद थी। हाजी हकीम के कहे के मुताबिक उसी वक्त से बदर से मुलाकात के लिए आए महल्लेदारों का तांता बंधा हुआ था। जवाबन जिस हिम्मत और हौसले के साथ वो सबको वक्त दे रहा था, जिस अपनायत से उनके अफराद ख़ानदान का हाल मालूम कर रहा था, अंदर कमरे में बैठकर ना चाहते हुए भी उन्हें सुन रही वर्दा हज़ार इख्तलाफ के बावजूद उसकी खुश अखलाकी की कायल हुई थी। साहिबा, आपको कुछ चाहिए था? अगर मुझे आवाज़ दे लेती ना, मैं यहीं थी। आपके आराम में मुग़िल होने के खौफ से मैं आपके कमरे से निकल गई थी। मरियम की नज़र उस पर पड़ते ही वो हवास भागता सी करीब आई। नॉन स्टॉप शुरू हुई क्योंकि हाजी हकीम की खसूसी हिदायत थी उसके साथ रहने की। मेरा नाम वर्दा है, साहिबा ने बात को दोहराना सख्त नापसंद होने के बावजूद वो शायद 10वीं मरतबा ठोक रही थी। या कहना दुरुस्त होगा कि उसने उस लड़की से तसी का यही जुमला ही अदा किया था अब तक, वरना कम गोई तो उसकी फितरत ही थी। लिहाजा हाजी हकीम की तवील से तवील जुमले पर भी उसका बमुश्किल सर हूँ या हाँ में हिलता या फिर हूँ या हाँ से निकलते अल्फाज थे। मालूम है साहिबा, लेकिन मैं आपका नाम तो नहीं ले सकती ना। मरियम की सियानी हुई। इस मेहमान की रोबदारी से वैसे उसके हाथों के तोते उड़े हुए थे। क्यों, मेरे नाम में क्या मसला है? मसला तो कोई नहीं है साहिबा, लेकिन आप हो ना, तो मैं किस तरह आपका नाम? मरियम बेचारी का हकीकतन हलक खुश हुआ। उसका मावराई मखलूक के तसव्वुर सा हुस्न, वो जज्बियत से माला माल होना क्या कम मुकाबिल को मरूब करता था जो सितम वो अपने स्पाट तासुरात से मुकाबिल के अल्फाज गुडमुट कर देती। उसकी उड़ी उड़ी रंगत पर उचटती सी निगाह डालकर वो वापस सरसरी सी नज़र इधर उधर घुमाने लगी। वो जी बदर भाई बाहर किसी काम से गए हैं और हाजी साहब अपने हकीम खाने में हैं, उसने बताने में पहल की थी। जवाबन उसने तिरछी खामोश निगाह ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लबों पर सजाए मुअद्दब खड़ी मरियम पर डाली, जिसका कुछ और ही मतलब निकालती वो मज़ीद खोया हुई। दरअसल जब मुकद्दस बाजी यहाँ हुआ करती थी ये घर इतना खाली खाली नहीं लगता था। आपको मालूम तो है ना, मुकद्दस बाजी बदर भाई की छोटी बहन है। चंद माह कबल ही उनकी शादी हुई है बड़ी हवेली में। वो यहाँ होती तो दोनों भाई बहन घर में रौनक लगाए रखते, दोनों की, बल्कि इस घर की तीनों मकीनों की मोहब्बत मिसाली है। लोग मिसाल देते हैं इनकी आपसी मोहब्बत और यकांगत की। हाजी साहब बता रहे थे बाजी आने वाली हैं, फिर आप देखना। वो पुरजोश अंदाज में नॉन स्टॉप शुरू हुई। मरियम की ट्रेन शायद रुकती ही नहीं अगर जो हाजी हकीम साहब बर वक्त कमरे में दाखिल ना होते। अरे बच्चे, आप जाग गई? और मरियम, आप कौन से किस्से सुना रही हैं बेटी को? हाजी हकीम ने खुशगवार अंदाज में दोनों से पूछा। जी मैं बस मुकद्दस बाजी के मुतालिक बता रही थी। मुकद्दस आ जाएंगी तो वर्दा बेटी खुद मिल लेंगी उनसे। आप ज़रा जाकर अंदर से हमारी टेबल पर रखी ऐनक ला दें। जी। मरियम जी कहती उजलतन अंदर की तरफ बढ़ गई। मरियम थोड़ी सी बातूनी बच्ची है, आपको परेशानी तो नहीं हुई ना? मरियम थोड़ी सी बातूनी बच्ची है, आपको परेशानी तो नहीं हुई ना? उन्होंने रोज़े अव्वल की तरह यूं अपनायत से पूछा जैसे ये कोई ऐसी बात हो जिससे उसके नाजुक आबकीने से जज्बात को ठेस पहुंचने का कभी खदशा लाहक हो। नहीं, वो जनरली बात कर रही थी। हलक में उभर कर मासूम हुई गिल्टी के साथ उसने नफ़ी में सर हिलाया। उनके हलावत आमेज़ अंदाज के आगे उसकी मिजाज की मखसूस कड़वाहट और करख्तगी खुद ब खुद तहलील हो जाती थी।
دل لگ رہا ہے یہاں؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بلا جھجک کہہ سکتی ہیں، ہم آپ کو نواسی کہتے ہی نہیں مانتے بھی ہیں، اور آپ کا اتنا ہی حق ہے ہم پر جتنا کہ بدر یا مقدس کا۔ آنے کے بعد سے کئی بار کے دہرائے الفاظ اسی خلوص کی حدت اور مشفق مسکان کے ساتھ دہراتے انہوں نے اس کے پتھریلے تاثرات میں ٹھیک ٹھاک تغیر لایا۔ جواباً ایک مرتبہ پھر اس کا سر نفی میں ہلا۔ اگر ہماری نواسی کو مزید آرام نہ کرنا اور بوریت محسوس نہ ہو تو ہم آپ کو پورا گھر گھما سکتے ہیں۔ انہوں نے پیشکشی کچھ ایسے انداز میں کی کہ ذرا برابر دل نہ ہونے کے باوجود اس کا سر اس بات میں ہل گیا۔ آ جائیں پھر۔ مریم کے ہاتھ سے عنق لے کر وہ اسے لیے خارجی دروازے کی جانب بڑھے۔ پھر ذوق و شوق سے انہوں نے سرسبز و شاداب صحن کے ایک ایک پودے سے لے کر حکیم خانے کے صدیوں پرانی کتابوں اور دیگر چیزوں سے اس کا دلچسپ تعارف کروایا۔ اس کی مروت آپ ہی آپ دلچسپی میں بدل گئی تھی، اور کب ہوں ہاں اور سر کی جنبش سے وہ پورے اشتیاق بھرے سوال اظہار خیال کی بے تکلفی تک کھل گئی، اسے خود خبر نہ ہوئی۔ اچھے خاصے احاطے پر محیط گھر کی دلچسپ سیر کے بعد وہ بدر اور مقدس کے بچپن کے دلچسپ قصے سناتے اسے لے کر کچن میں چلے آئے، اور اسے یہ تسلیم کرنے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی تھی کہ اسے صرف انڈا ابالنا آتا ہے۔ حاجی حکیم جبہ کی آستین فولڈ کر کے چائے بنانے لگے تو قطعی اس نے مداخلت کر کے خود کو شرمندہ نہیں کیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے، جب تک سائیکیٹرسٹ صاحب یہاں تھے تو بنا نوک جھونک کے کوئی کھانا تیار اس کچن سے دسترخوان تک نہیں پہنچا تھا۔ بہت تنگ کرتا تھا وہ بہن کو، اور محبت بھی اتنی ہی کرتا ہے۔ حاجی حکیم کے متبسم انداز میں مزید بتانے پر وردہ جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ اس قدر بردبار اور پروقار اپنے کام سے کام رکھنے والے شخص کی شخصیت کا یہ شوخ شریر پہلو بھی ہو سکتا ہے، اسے یقین کرنا واقعی مشکل تھا۔ اس پر ان کے پیرنٹس آپ کے بیٹے کہاں ہیں؟ توقف سے جھجکتے ہوئے پوچھا گیا۔ برسوں پہلے رضائے الہی سے دونوں کا انتقال ہو گیا۔ بہت چھوٹے تھے دونوں تب۔ مقدس تو اتنی چھوٹی تھی کہ انہیں یاد بھی نہیں ہوگا اپنے والدین کا چہرہ۔ بدر کو شاید ہو۔ چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے وہ یاسیت سے مسکرائے، پھر فوراً سے اس فیس سے نکلتے وہ واپس سے اسے کچھ نیا اور پرمزاح بتانے لگے۔ چائے کی ہلکی ہلکی چسکیاں لیتے وردہ بہت غور سے انہیں سن رہی تھی۔ اگر وہ ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک کا احتساب کرتی اور کہتی کہ آج کا دن اس کی زندگی کا خوبصورت ترین دن تھا، اور اس چھوٹے سے گاؤں کے چھوٹے سے مگر بے حد پرسکون اور احساس و محبت سے بنائے گئے گھر کی سیر اس کے لیے بڑے بڑے اوکیزن اور ایگزیبیشن کی سیر سے بہتر تھی تو قطعی زیادتی نہ ہوتی، کیونکہ آج اس نے سکون کا مطلب جانا تھا، زندگی کا احساس دھڑکتے دل کی آواز کو اس امن کے گہوارے کی پرخلوص آب و ہوا میں محسوس کیا تھا۔ بقا کی جنگ لڑنے کا ایک آزمودہ اور آخری اصول ہے جسے کائنات کی رسول بھی کہتے ہیں۔ جب دونوں جانب نقصان اور زوال کا خدشہ یقینی ہو جائے تو پھر اس پلڑے پر اپنا وزن منتقل کر دو جہاں 1% بھی نقصان کی شرح کم معلوم ہو۔ آج حویلی کی دونوں بیٹیاں اسی اصول کی پاسداری کرتی ہوئی اپنے دلوں میں چنگاری کی طرح سلگتی عداوتوں پر مٹی ڈال کر عرصے بعد حویلی آئی تھی، کیونکہ اب ان کی آمد ناگزیر ہو گئی تھی۔ باران کا گدی اور وراثت قبول کرنے سے صاف انکار اور داجی کی جانب سے گہری خاموشی کا جو مطلب نکلتا تھا وہ ان دونوں بہنوں کی راتوں کی نیند اور دن کا چین و سکون دوبر کرنے کو کافی تھا۔ ہوتی بھی کیسے نہ، باران کے راہ سے ہٹ جانے کی صورت کوئی پیچیدگی تھی ہی نہیں۔ آگے بڑھنے کی راہ میں آریان تو ابھی بچہ ہی تھا، اور اپنے اصولوں کو لے کر شدت پسند داجی نواسوں کو خاندانی وراثت سونپنے کی توقع رکھنا ان سے یہ بھی مضحکہ خیز تصور سے کچھ زیادہ نہ تھا۔ اور بچا تھا دلاور عثمانی، یعنی وہ حریف زادہ جسے انہوں نے اپنے بھائی کی اولاد تو درکنار کبھی انسان تک سمجھنا سراسر اپنی شان کے خلاف جانا تھا۔ اگر وہ دستار کا حقدار ٹھہر جاتا تو آگے کے حالات کا تصور ان دونوں کی سوچ سے کئی زیادہ بھیانک ہو سکتا تھا، کیونکہ اس سے خیر کی امید تو کم از کم وہ دونوں اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے چاہ کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اتنی خود شناسی تو تھی ان میں۔ اسی مصلحت کو مد نظر رکھتے دونوں ناظمہ بیگم کی حمایتی بننے کے لیے میدان میں آئیں۔ بظاہر وجہ تو خیر ان کی آمد کی ولیمے کی تاریخ کو لے کر مشاورت میں شرکت تھی، باقی اس آڑ میں ناظمہ بیگم اور شہباز عثمانی کی منصوبہ بندی پر عمل آوری میں تعاون کے لیے دونوں نے بھرپور رضامندی بنا پس و پیش ظاہر کر کے اپنا اپنا ووٹ ان کے حق میں دے دیا۔ ایسے کشیدہ اور پراسرار ماحول میں باران کی واپسی نے اندر ہی اندر پک رہی کھچڑی سے اٹھتی سازش کی بدبو کو
कम कर हवेली का माहौल बेहद खुशगवार बना दिया था, जिसमें आर्यान की आमद का तड़का लगकर गोया 4 चांद ही तो लग गए थे। आप जनाबा का कोई शरई पर्दा बनता है भाई सासे, कल रात के आए हुए हैं वो, और आप मोहतरम को फुर्सत ही नहीं मजाजी खुदा से सलाम दुआ हाल अहवाल मालूम करने की। मौका देखकर वो कमर पर हाथ जमाती सुबह से किचन में घुसी मिराल से बात पुरस करने हाजिर थी। शरई पर्दा ना सही, लेकिन शादी की तारीख तय पहने वाली है, मायों वाला पर्दा जैसा कुछ होता है ना, भाभी बस वही मेंटेन कर रही हैं। मशरकी दो शीज़ा जो ठहरी, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता हो सकता है? तुम तो मिज़राब कोई संजीदा बात करे और आर्यान साहब उस संजीदगी का सत्यानाश मारने वहाँ अपनी अतरंगी लॉजिक के साथ नाजिल ना हो, ऐसा भला हो सकता था? आर्यान की अचानक आमद से मीराल ने बेसाख्ता दिल में शुक्र का कलमा पढ़ा था, जबकि मिज़राब का पारा चढ़ा था। तुम्हारा हर जगह पके हुए नींबू की तरह टपक पड़ना ज़रूरी होता है? कड़वा मुंह बनाते उसने तशबीह भी कड़वी ही दी थी, जिस पर आर्यान ने मुंह बनाया था। पके हुए आम की तरह कह देती तो कौन सा तुम्हारी नाक छोटी हो जानी थी। उसने बारहा बुरा मनाया। मैं शक्ल देखकर ज़रूर मिसल इस्तेमाल करती हूँ, वो तड़क कर बोली। शक्ल तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से टॉम क्रूज से मुशाबहत रखती है मेरी। वो इतराया। वही जो अब बूढ़ा हो चुका है? उसने झटके से गोया उसे आसमान की वुसअत से टांग पकड़कर नीचे खींचा। जवाबन वो जो धुली हुई शफाफ प्लेट में अपने वजीह चेहरे को हर जाविये से देख रहा था। जोर से प्लेट टेबल पर पटकता खश्मी तासुरात लिए मुकाबिलान खड़ा हुआ। लड़की, तुम्हें खौफे खुदा महसूस नहीं होता? एक सांस लेते हुए अपोलो के पुतले के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए। आप आंखें छोटी करके उसने जज्बाती होने की भरपूर अदाकारी की। जवाबन सेकंड के 18वें साथ में नफ़ी में सर हिला। उसका सर हकीकतन उसके सर पर लगकर तलवों पर बुझा था। तुम ना मैं तुम पर डिफेमेशन का केस कर सकता हूँ, और उसके बाद तुम खुद पुलिस को गुमराह करने के लिए केस फाइल हो जाएगा। वो शायद उसके दिल जलाने की कसम खा चुकी थी। तुम जुलबुला कर मुठ्ठियाँ भींचते उसका बस नहीं चला कि वो उस लड़की का कुछ कर दे, जो न जाने कब से जूतों समेत तुम तराक से उसके दिल की सिंहासन पर विराजमान उसे जब्त से आजमा रही थी। मैं मिज़राब शहबाज उस्मानी हूँ। कोई तकलीफ़? चैलेंजिंग अंदाज में वो भी उसी तरह मुस्तफसर हुई। तकलीफ़ तो ऐसी है जो आपको मिसेज़ आर्यान उस्मानी बना कर ही दूर होगी। पर अमल हूँ, लेकिन ज़ब्ते लाजिम पर अमल पैरा हूँ। पहले बड़े पार घाट लग जाएं, फिर आपकी गुस्ताखियों का जवाब तो देने के लिए सारी ज़िंदगी फिर आपकी इन गुस्ताखियों का हिसाब तो सारी ज़िंदगी लेना ही है मुझे। उसकी चैलेंज करती आंखों में अपनी जिगर जिगर करती नज़रें गाड़े दबे लहजे में अच्छे से बावर कराता वो एक कदम पीछे हुआ। अब पेचोताप खाने की बारी उसकी थी। तुम्हारे ख्वाबों में। उसकी जला देने वाली मुस्कुराहट से वो लाल बबू का ख्वाब हमेशा आबाद होते तो वहाँ भी मस्कन कर देता, लेकिन हकीकत में ये सच करने का आज़म बांध रखा है मैंने। आलम फतह कर लेने वाली मुस्कुराहट उछालता वो एड़ियों के बल बर्नर के पास मसरूफ़ खड़ी मुलाजमा की जानिब मुड़ा। 4 कप चाय और 1 मग कॉफ़ी विद 4 स्पून शुगर मर्दाने में भेज दें। और क्या है ना, अभी अभी करेले विद नीम चढ़ा गुफ्तगू की है। निकलने से कब वो फुलझड़ी छोड़कर खुद को भस्म करती निगाहों से घूर रही लड़की को सुलगाना हरगिज़ नहीं भूला। आर्यान उस्मानी, मर जाओगे किसी दिन मेरे हाथों। दोनों मुट्ठियों को भींचते उसने दांत कचकचाए थे, और फिर निगाह फ्रिज से कुछ निकाल रही मिराल पर गई तो तवील सांस अंदर खींचकर जहन पुरसकून करने की कोशिश करती वो उसकी जानिब बढ़ी, जो चंद दिनों से खासी बुझी बुझी सी अपने आप से उलझी उलझी नज़र आ रही थी। भाई साहब भी रूम में गए हैं, ये कॉफ़ी दे आएं। मुलाजमा के हाथ से कॉफ़ी लेकर उसने चम्मच समेत उसकी जानिब बढ़ाई। तुम दे आओ, मुझे ज़रा काम है अभी। टालने वाले अंदाज में कहती वो साइड से निकली। मसला क्या हुआ है? कॉफ़ी वापस मुलाजमा को थमाते वो उसकी राह में कुछ इस तरह हाइल हुई कि मिराल की राहें फरारी मसदूद हो गई। कोई मसला नहीं हुआ मिज़राब, भला क्या मसला होगा? घर में इतने सारे मेहमान हैं, इतना सारा काम है, फुर्सत कहाँ है? और फिर अच्छा थोड़ी लगता है ये सब। कसदन लहजा आम रखती वो गोया हुई, लेकिन मिज़राब की खुद पर गड़ी खोजती निगाहों ने ठीक ठाक गड़बड़ा दिया था उसे। अपनी आंखों में सुरमई बादल की तरह तैर रही खौफ और इस्तराब, चेहरे पर बावजूद कोशिश के शादाबी और बशाशियत पर हावी दबीज़ यासियत, जो अगर वो पढ़ लेती तो हवेली का खुशगवार माहौल भूचाल ले आता। यकीनन उसमें भूचाल आ जाना था। इतने सारे काम के लिए दुगना मुलाजमों की फ़ौज भी मौजूद है। आपको उसके लिए अपनी नन्ही सी जान हल्कान करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा शोहर से मिलने में कोई अखलाकी बुराई नहीं, जो अच्छा ना लगे। और जो छुपा रही हैं
मैं क्या छुपाऊंगी भला, खामखा के वह मत पाला करो लड़की, इतनी सी उम्र में दादी अम्मा की तरह ओल फुल अंदाजे लगा रही हो। डपट कर कता कलाम करती वो बर्नर के पास खड़ी मुलाजमा के बराबर खड़ी हुई। समरा और जोरा उस्मानी आ चुकी थी। दादी को फुर्सत मिलते ही रुखसती की तारीख तय पानी थी और उससे पहले उसे नाजमा उस्मानी की जानिब से जारी हुक्म की हर सूरत तकमील करना थी। इशारों इशारों में कई मरतबा वो उसे सरजनिश कर चुकी थी, जिस वजह से वो ज़्यादा वक्त खुद को मसरूफ़ रखे उनकी निगाहों से छुपती फिर रही थी। बहरान से इस मौजू पर बात करने का ख्याल ही उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा देने के लिए काफ़ी था। रगों में खून जैसे मुंजमद होने लगता था। क्या बात करे, कैसे करे, इस सोच के उभरने से पहले ही दिमाग माऊफ होने लगता। इतना बड़ा फैसला जिस पर पूरे कबीले के मालिक व मुख्तार दाजी ने खामोशी इख्तियार कर ली थी, उस पर भला मीराल उस्मानी किस तरह अंगशनुमाई करती, बल्कि उसे मजबूर करती कि वो अपना फ़ैसला बदल दे। उनके दरमियान बेतकल्लुफ़ी कितनी थी, और अगर बेतकल्लुफ़ी होती भी तो उसे यकीन था वो इस मौजू पर बहरान से बात करने की हिम्मत मुश्तमे ही न कर पाती कभी। बहरान से बात करने की हिम्मत मुश्तमे कभी नहीं कर पाती। लेकिन अब खाला सा का हुक्म था तो वो हुक्म हाकिम मर्ग मफाजात के मिस्ताक भले से अपनी सांस रोक लेती, लेकिन कोशिश ज़रूर करती, और ये कोशिश का ख्याल ही मुहाल था। अमली नमूना तो न जाने क्या रंग लाता।